नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक नया उपविषय लेकर आप सबके समकक्ष उपस्थित हूं। और पिछले उपविषय में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि होता क्या है और दोनों में अंतर क्या हो। और इस पेपर के पहले यूनिट का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हमारा जो पार्ट बचता है वो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज इसको पूरा करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। तो पूरा वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, उसको मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि क्या है? वृद्धि व्यक्ति के शरीर से संबंधित होती है। हम वृद्धि को देख सकते हैं, उसे माप सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। मानव शरीर की वृद्धि एक सीमित समय तक होती है। 18 से 20 वर्ष की आयु तक मानव शरीर की वृद्धि होती है और फिर रुक जाती है। हमने ये पढ़ा कि जब परिपक्वता आ जाती है तब जो वृद्धि है वो रुक जाती है। मानव शरीर के आकार, भार व कार्यक्षमता आदि में वृद्धि को देखा जा सकता है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, और इसको हम देख सकते हैं। वहीं हमने पढ़ा कि विकास जो है वो मानव शरीर से लेकर व्यक्ति के संपूर्ण हिस्सेदारी में विकास होता है। सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, शारीरिक पहलू ही नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व के संपूर्णता के जितने पहलू हैं उन सब में परिलक्षित होता है, झलकता है, दिखाई देता है। चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, इन सभी में जो भी परिवर्तन होता है वह विकास कहलाता है। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। ये जितने पहलू हैं इन सब में जैसे जैसे हम विकास करते जाते हैं, इसमें जैसे जैसे हम चीजें सीखते चले जाते हैं, वो विकास है। बच्चों की शारीरिक प्रकृति और उन्हें दिए जाने वाला पोषण दोनों ही वृद्धि और विकास में काम आते हैं। यद्यपि प्रकृति द्वारा दिए गए गुण स्थिर हैं, कि प्रकृति ने जितना दे दिया उनमें हम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु पोषण का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। यहाँ बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए गए हैं। अब उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला कारक है अनुवांशिकता, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या है? जो गुण हमें हमारे माता पिता से मिले हैं। मैटरनल और पैटर्नल दोनों पार्ट हैं। उसके बाद मैटरनल के जो रिलेटिव हैं, माँ के माता पिता, फिर उनके माता पिता, इधर पिता के माता पिता, और फिर उनके माता पिता, मतलब दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी के माता पिता और दादा दादी के माता पिता। उन इतनी पीढ़ियों से साइकोलॉजी तो ये भी कहती है कि 6 से 7 पीढ़ियों के जो हमारे अंदर गुण हैं वो विद्यमान होते हैं। वो जीन के माध्यम से हमारे अंदर आते हैं। जीन के माध्यम से माता पिता की शारीरिक विशेषताएं उनके बच्चों में पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यह बच्चों के शारीरिक गुणों को प्रभावित करता है। जैसे लंबे माता पिता के बच्चे लंबे होंगे, ठिगने हैं उनके ठिगने होंगे। वजन, शरीर की बनावट, आंखों का रंग, बालों की बनावट, यहां तक कि बुद्धि और योग्यता भी। आईक्यू लेवल माता पिता के एवरेज आईक्यू लेवल से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, अन्यथा बच्चा उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। वहीं रोग की जो बात आती है, हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा आदि जैसे बीमारियां और समस्याएं भी जीन के माध्यम से बच्चे में जा सकती हैं। कहा भी जाता है कि गर्भस्थ जो माता है उसका ध्यान ज्यादा रखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली जो संतान है वो अच्छी हो, जिससे उसकी वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि बाहरी कारक और बच्चे को दिया जाने वाला पोषण जीन में पहले से मौजूद गुणों पर काम करके उन्हें बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं। अगर आपने वातावरण ठीक दे दिया और उसको खान पान अच्छा दे दिया तो हम जो हेरिडिटी है उसके अंदर थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। तो पहला कारक कौन सा है जो प्रभावित करता है? वो है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। दूसरा है पर्यावरण, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। पर्यावरण बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन के शुरुआती दिनों में विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पर्यावरणीय कारकों में
वह जगह जहां बच्चा रहता है, जिसको हम घर कहते हैं, वहां की भौतिक व भौगोलिक परिस्थितियां, घर के अंदर किस तरह का साजो सामान है और कैसा मौसम रहता है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, सामान्य परिस्थितियां हैं, इस तरह की चीजें। उसका सामाजिक परिवेश, उसके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, परिवार व आसपास के लोग आदि शामिल हैं, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। यह समझना एकदम आसान है कि जिस बच्चे को उचित वातावरण मिलता है, उसका विकास किसी ऐसे बच्चे से बेहतर होगा जिसके पास इसका अभाव है। मतलब जो अभाव में जिया, जो ऊपर हमने बातें की, चाहे वो घर की आर्थिक स्थिति है, चाहे वो आस पड़ोस अच्छा नहीं है, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां बहुत दुरूह है, बहुत दुष्कर हैं, जिनमें रहना बहुत मुश्किल है, तो वहां बच्चे का जो विकास है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, समस्या होगी। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, उनका उसकी प्रगति पर असर पड़ता है। एक अच्छा स्कूल और प्रेमपूर्ण परिवार बच्चों में सामाजिक व पारस्परिक गुणों का विकास करते हैं, और इसके विपरीत अगर ये दोनों चीजें ना मिले तो गड़बड़ हो जाती है, जो उन्हें आगे जाकर पढ़ाई व अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे जैसी बातों में बेहतरीन करने, ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मददगार होते हैं। क्या चीज? अच्छा विद्यालय और परिवार का प्रेमपूर्ण व्यवहार, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अपने फील्ड के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। जो बच्चे इसके उल्ट तनावपूर्ण वातावरण में बढ़ते हैं, वे निश्चित रूप से अलग होते हैं। तो दो तत्व हमने पढ़े कारक, पहला अनुवांशिकता, दूसरा पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है सेक्स, जिसको हम कहते हैं लिंग। बच्चे का लिंग बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक है। लड़का है या लड़की है या ट्रांसजेंडर है, तीन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे। खासकर प्यूबर्टी, जिसको हम युवावस्था कहते हैं, जब हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं, कि करीब लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों की लंबाई और ताकत ज्यादा होती है, जबकि लड़कियां किशोरावस्था में अपेक्षाकृत जल्दी परिपक्व होती हैं। लड़कियों में किशोरावस्था पहले आती है और लड़कों में ये विकास थोड़ा देरी से होता है। उनके शरीर की बनावट में अंतर होता है, जैसे लड़के अधिक एथलेटिक और शारीरिक श्रम वाली गतिविधियां करने में सक्षम होते हैं। उनका स्वभाव भी भिन्न होता है, जिससे वे अलग अलग तरह की चीजों में रुचि दिखाते हैं। तो लिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये भी वातावरण अगर ठीक रहे, जिसमें लिंग भेदभाव ज्यादा न हो परवरिश के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि लड़कियों में भी लड़कों की तरह जो योग्यताएं हैं वो विकसित हो जाती हैं। अगला है एक्सरसाइज और हेल्थ, कसरत, व्यायाम जिसको कहते हैं, और स्वास्थ्य की बात आती है। यहाँ एक्सरसाइज शब्द का अर्थ अनुशासनात्मक शारीरिक व्यायाम से नहीं है, जो हम कहें कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक ट्रेनर जो है, एक कोच जो है, वो उसको करवा रहा है, वैसा नहीं है। यहाँ यह सोचकर कि इससे उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी, बच्चों को जानबूझकर शारीरिक गतिविधियों में लगाना भी नहीं है। यहाँ एक्सरसाइज का अर्थ है बच्चों के लिए सामान्य खेलने का समय, उनकी खेलने से जुड़ी ऐसी गतिविधियां हैं जो शरीर को मांसपेशियों की ताकत और हड्डी का विकास करने में मदद करती है। अगर हमने बच्चे को सामान्य जो बाल्यावस्था की गतिविधियां हैं खेल वाली वो नहीं करने दी, तो समस्या आएगी। प्राचीन काल में बच्चे खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, मिट्टी में खेलने जाते थे, या अलग अलग तरह की गतिविधियां करते थे, उनकी मांसपेशियां ज्यादा मजबूत होती थी, और वो एक अच्छे एथलीट वाले जो बॉडी स्ट्रक्चर को वो अपने आप पा लेते थे। सही एक्सरसाइज बच्चों को अच्छी तरह से बढ़ने और सही समय पर या उससे पहले विकास के माइलस्टोन तक पहुंचने में मदद करती है। मतलब अच्छी एक्सरसाइज जो है वो बच्चे को डेवलपमेंट का एक जो स्पेसिफिक माइलस्टोन है, जहां पर हमने पहुंचाना है, वहां पर पहुंचाने में वो सहायता करती है। एक्सरसाइज उन्हें स्वस्थ रखती है, बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाती है, खासकर अगर बच्चे घर से बाहर जाकर खेलते हैं तो, क्योंकि वो मिट्टी में खेलेंगे, खुले वातावरण में खेलेंगे। अब जैसे सर्दियों का समय चल रहा है, और अगर आप अपने बॉडी को ओवर प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो जैसे ही वो कपड़े हटेंगे या आप ऐसे वातावरण में गए जहां पर वो प्रोटेक्शन नहीं, आप बीमार हो जाएंगे। आप थोड़ा सा उनको अवॉइड करना प्रारंभ कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसकी वजह यह भी है कि बाहर खेलने से वे जर्म्स के संपर्क में आते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो हमने पढ़ा अनुवांशिकता, वातावरण, लिंग, एक्सरसाइज और हेल्थ। आगे बढ़ते हैं, हार्मोन्स।
हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है, रिलीज करती है बॉडी एक लिक्विड, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं ये, और विभिन्न कार्यों का बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ज्यादा हो तो समस्या है, कम हो तो समस्या है। शरीर के कुछ विशेष भागों में स्थित अलग अलग ग्लैंड्स, ग्रंथियां जो हैं, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बच्चों में सामान्य शारीरिक वृद्धि विकास के लिए उनका नियत समय पर कार्य करना जरूरी है। अगर ये ठीक तरीके से हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं बॉडी में, तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड्स के कामकाज में असंतुलन से बच्चे विकास में दोष, विकास प्रॉपर नहीं होगा, मोटापा बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत दुबला हो सकता है बच्चा, व्यवहार संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, और कई गंभीर बीमारियां जो है बच्चों में देखने को मिलती है। प्यूबर्टी के दौरान गोनाड ग्लैंड सेक्स हार्मोन बनाती है, जो यौन अंगों के विकास तथा लड़कों और लड़कियों में यौन विशेषताओं की उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं। कईयों में कम होता है तो उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं बन पाते, और कईयों में ठीक होता है तो वो अच्छी एक जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको गेन कर लेते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला है पोषण, खान पान से संबंधित न्यूट्रिशन। पोषण यानी न्यूट्रिशन वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि शरीर को विकास और मरम्मत की जरूरत होती है, जो कि भोजन द्वारा होता है। अगर भोजन अच्छा मिलेगा तो हमारे शरीर का विकास अच्छा अलग होगा, बेहतर होगा, और शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी अच्छी होगी। कुपोषण से बच्चों में विकास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जो उनकी वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर कुपोषण में बच्चे रहे तो वो बीमार हो जाएंगे। दूसरी ओर अधिक भोजन से मोटापा और लंबे समय तक सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं जंक फूड पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो अब जो जनरेशन है वो फुलावट वाली जनरेशन है, मोटापे वाली जनरेशन है, जैसे कि डायबिटीज और हृदय रोग की बात हो रही है। एक संतुलित आहार जो विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरपूर हो, मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या जरूरी है? कौन सी चीज प्रभावित करती है वृद्धि और विकास को? न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक प्रभाव, फैमिली का इफेक्ट, परिवार कैसा है और बहुत प्रभावित करता है। परिवार बच्चों का पोषण करने और उसे मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित करने में सबसे ज्यादा प्रभावशील होता है। वे अपने माता पिता, दादा दादी या जो कोई भी घर पर उनकी देखभाल करता है उसकी देखरेख में बड़े होते हैं। उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी प्यार, देखभाल और शिष्टाचार की आवश्यकता होती है। स्नेह होना चाहिए। जैसे कहा जाता है आपके घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं, जब भी हम कोई अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसका परिवार अच्छा होगा। बच्चा कोई बुरा व्यवहार करता है, इसका परिवार पता नहीं कैसा होगा, क्या सिखाया है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके वृद्धि विकास के अंदर। और अगर स्नेहपूर्ण वातावरण है तो बच्चा ज्यादा बेहतर, सकारात्मकता उसमें होगी, आत्मविश्वास उसके अंदर होगा, ऊर्जा देखने को उसमें मिलेगी। तो ये वाली जो चीजें हैं ये होनी चाहिए। जब परिवार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के विकास में समय, ऊर्जा और प्यार का निवेश करते हैं, जैसे कि उन्हें पढ़ाना, उनके साथ खेलना, गहरी सार्थक बातचीत करना, वे परिवार जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा करते हैं, वहां बच्चों का सकारात्मक विकास प्रभावित होता है। जो प्रेमपूर्ण व्यवहार है वहां बच्चा एक अलग तरह के व्यवहार में पैदा होगा, जहां उपेक्षा है वहां पर बच्चे में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये बच्चे ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हो सकते हैं जिनका सामाजिक कौशल अपर्याप्त हो, दिक्कत में रहते हैं, वो सोशल कम होते हैं, मिलनसार नहीं होते हैं, और जिन्हें अन्य लोगों के साथ संबंध जोड़ने में कठिनाई होती है। एक वर्ड आता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, सारे दिन बच्चों के ऊपर घूमना, क्या किया, क्या लिया, यहाँ क्या कर रहा है, कैसे खड़ा है, क्या है दिखा, क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ये नहीं करनी चाहिए। इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे माता पिता पर निर्भर रहते हैं, और जिस टाइम आप नहीं हैं उस समय बच्चा अपना हिम्मत खो देता है, और मोस्टली टाइम्स वो डिप्रेशन में जाता है या कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें आती है, और एक दिन बच्चे ने अपना जीवन अलग बिताना ही बिताना है। तो पारिवारिक प्रभाव, फैमिली का पॉजिटिव सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए, तभी हम अच्छी वृद्धि और विकास को पा सकते हैं। अगला है रोग और चोट, डिजीज एंड इंजरीज। रोग और चोट मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि
माता गर्भकाल के दौरान धूम्रपान, शराब, औषधि आदि अत्यधिक सेवन करे तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आजकल आधुनिक जो जीवन शैली है उसमें महिलाएं ये अपनाने लगी हैं चीजें, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। विषैले रोग जैसे आंत्र ज्वर, गंभीर चोटें जैसे सिर की चोट आदि से बालक का शारीरिक विकास रुक जाता है और उन्हें उनके मानसिक विकास पर भी गहरा असर पड़ता है। तो कोई भी गंभीर रोग और चोट वो विकास को और वृद्धि को प्रभावित करती है, उसे रोक सकती है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, बहुत बड़ा रोल है। बालक बालिकाओं के विकास में बुद्धि का अत्यधिक महत्व होता है। हमने पढ़ा वंशानुक्रम से आ रही है, जो माता पिता की बुद्धि लब्धि है उससे थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा सा कम हो सकता है, सामान्य तौर पर यह देखा जाता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास भी तीव्र गति से होता है, वहीं सामान्य बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास सामान्य गति से होता है। मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। टर्मन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। टर्मन के अनुसार बालक के चलने फिरने और बोलने के संबंध में यह बात बताई गई कि कुशाग्र बुद्धि के बालक 13 महीने की आयु में चलना सीखता है, सामान्य बुद्धि के बालक 14 महीने में, और मंद बुद्धि के बालक 22 महीने के अंतर्गत सीखता है। और मोर बुद्धि जिसको हम कहते हैं, जो नीचे की तरफ जा रहा है और ज्यादा, वो 30 माह की आयु में चलना सीखता है। ये देखिए कि डेवलपमेंट की स्टेज कहाँ कहाँ पर प्रभावित हो रही है। वहीं बोलने के संबंध में टर्मन ने कहा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे 11 महीने में बोलने लगेंगे, उससे थोड़ा सा नीचे वाले 16 महीने में, और उससे नीचे वाला 34 महीने में, और बिल्कुल मूढ़ बुद्धि जो है वो 51 महीने में बोलना सीखता है। उसकी भाषा विकास हो ही नहीं पाती है। कितना अंतर है, लगभग 5 गुना का अंतर है। तो बुद्धि बहुत हमारे विकास को और वृद्धि को प्रभावित करती है। अगला है प्रजाति, जिसको रेश कहते हैं। किस जाति और प्रजाति में आपने जन्म लिया, ये आपके बस की बात नहीं होती, परंतु ये प्रभावित करती है। बालक के वृद्धि और विकास में प्रजाति का भी प्रभाव अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। युंग ने इसका परीक्षण, युंग एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, परीक्षण करते हुए कहा कि प्रजातीय प्रभाव बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास यूरोप के बालक बालिकाओं की अपेक्षा जल्दी होता है, क्योंकि वो गर्म इलाके में रह रहे हैं। निग्रो बालक शेष बालकों की तुलना में 80% विकास जल्दी कर लेते हैं, निग्रो जो होते हैं, जो गर्म उस स्थानों के लोग हैं। अगला है परिवार में स्थिति, पोजिशन इन फैमिली। बालक के विकास एवं वृद्धि में परिवार की भूमिका पीछे भी हमने पढ़ा, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवार का यहाँ पर है कि हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, आर्थिक तंत्र कैसा है परिवार का, उसकी बात हो रही है। परिवार का रहन सहन, भरण पोषण अच्छा होता है, वहां के बालक बालिकाओं का विकास भी तीव्र गति से होता है। और जिस प्रकार परिवार का भरण पोषण ठीक नहीं है, वहां बच्चों की विकास की गति धीमी हो जाती है। अगला है भौगोलिक प्रभाव, आप किस जगह रह रहे हैं पूरे ग्लोब में। जिसको मैं कहूँ गांव में कैसी जगह पर रह रहे हैं, गांव कैसे शहर में है, कितनी दूर है या नजदीक है, या आप किस इलाके में रह रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं, इस बात का भी आपके बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं हमारी बात करूं तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं कि नोएडा के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और राजस्थान, पंजाब या हरियाणा के किसी दूर गांव में रहने वाले बच्चे के जो विकास है, उसकी बुद्धि है, उसकी वृद्धि है, उसमें एक पर्याप्त अंतर देखने को मिलेंगे। क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, समुदाय द्वारा उन्हें कौन से अवसर पेश किए जाते हैं, आप कितना सोशल सर्कल में उनको लेकर जाते हैं, उनकी संगति किस प्रकार की है, आदि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ सामाजिक कारक हैं। एक विकसित समुदाय में रहना जिसमें खेलने के लिए पार्क हो, लाइब्रेरी हो, कम्युनिटी सेंटर मौजूद हो, तो बच्चा जो है क्या होगा, उसमें कौशल विकसित होगा, प्रतिभा विकसित होगी, व्यवहार विकसित होगा। और जहां पर ये नहीं होगा, वहां पर बच्चा जो है वो सिर्फ हमारे जैसे आजकल हो रहा है, मोबाइल पर अंगूठों से कुछ काम करके जो हमारे हैं, उससे गेम खेलकर अपने आप को बीमार कर लेगा, और ये समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ये था। अगला है अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन, बहुत जरूरी है। इससे कोई भी काम सरलता से करवाया जा सकता है, और आप डिमोटिवेट कर दो तो आप अच्छे से अच्छे लोगों को भी हरा सकते हैं।
शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है। जहाँ शारीरिक विकास अच्छा खाना पीना स्वस्थ जीवन आदि में गति प्रदान करता है, वहीं बौद्धिक विकास शैक्षिक साधन पुरस्कार पदोन्नति आदि कारकों से अभिप्रेरित होता है। जैसे हमने देखा कि कर्ण का जो सारथी था वो शल्य था, वो रोज उसको डिमोटिवेट करता था, अर्जुन बहुत अच्छा है, वो तो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो वाली जो चीजें हैं। और कृष्ण जो थे वो मोटिवेट करते थे कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो हो गया। ये अंतर है। अगला है, यद्यपि प्रकृति बच्चों की वृद्धि विकास में योगदान देती है, लेकिन भरण पोषण बहुत अधिक योगदान देता है। तो इन जो तत्व हमने पढ़े, अगर इनका हम स्तर बढ़ा दें सकारात्मकता की तरफ, तो बच्चे का वृद्धि और विकास अच्छा हो जाएगा। और अगर ये हम ठीक नहीं कर पाते, तो बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होता है, और उसके साथ साथ उसके वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कल मिलते हैं फिर एक और टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आपका अपना कृष्णकांत। शुभ दिन।